Dear students, welcome to the class of Political Science. Today, we will discuss the contemporary political thought part 2, in which we will focus on the communitarian principles, communitarian theory. आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में कम्युनिटेरियनिज्म, जो समुदायवाद जिसको हम हिंदी में कहेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि समुदायवाद किसी एक थिंकर की फिलॉसफी नहीं है, इसमें बहुत ढेर सारे विचारक हैं। तो इन विचारकों को अगर हम देखें तो समुदायवाद में ढेर सारे विचारकों का कुछ थोड़ा सा मत भिन्नता है, लेकिन सभी फोकस करते हैं समुदाय पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या किन बातों को कर रहे हैं, किस टाइम में ये शुरू हो रहा है। सबसे पहली जरूरी चीज होती है कि टाइम फ्रेम जानना। जैसे हमने विचारकों के बारे में जाना, किस समय पैदा हो रहे हैं, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थिति क्या है, उस समय का जो टाइम पीरियड के समय कौन कौन सी मेजर घटनाएं हो रही हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल वर्ड में एज वेल एज जो पॉलिटिकल वर्ड है या इकोनॉमिक वर्ड है या किसी भी साइंटिफिक वर्ड में, कहीं भी उन सब चीजों का आपस में एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को जानने के लिए हम देखते हैं कि कम्युनिटेरियनिज्म जो है, कम्युनिटेरियंस आर कंसर्न विद द कम्युनिटी। कम्युनिटेरियंस मतलब समुदायवादी। समुदायवादी का मतलब हो गया जो समुदाय पे फोकस करते हैं, कम्युनिटी समुदाय पे, जैसा हमने बात यहाँ लिखा हुआ है। अब ये आइडिया कब से शुरू हो रहा है? अगर हम देखें तो एंसेंट समय से शुरू हो चुका है, जब अरस्तु कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी का मतलब सामाजिक है, इसका मतलब सामुदायिक है। समुदाय के बारे में वो सोचता है और उसका एग्जिस्टेंस जो है, उसकी उपस्थिति या उसका जो एग्जिस्टेंस है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। समाज एक जरूरी चीज है। तो ऑल्दो वो कहते हैं कि अलग तरीके से प्लेटो को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि फिलोसोफर किंग अलग रहेंगे, तो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो समाज के भीतर का ही होना चाहिए और उनके लिए अलग व्यवस्था और बाकी लोगों के लिए अलग व्यवस्था, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैग्मेटिक नहीं है। और अपना जो प्रैग्मेटिक जो थ्योरी लाते हैं अरिस्टोटल, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए, ऑल्दो उन्हीं के शिष्य हैं, लेकिन अपने गुरु को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो तमाम सारे, चाहे वो हेगल हो, चाहे वो रूसो हो, इस तरह के लोग आगे जो है आइडियाज देते हैं। और मॉडर्न समय में 1980s के बाद 80s तक जो मॉडर्निटी है, जो एम्पिरिकल है, ये सारे आइडियाज, ज्यादातर आइडियाज दो आइडियोलॉजी में बट गए थे। जैसा हमने आपको बताया भी है कि जो 80s तक का एक जो बोलबाला था वो दो आइडियोलॉजीज मेजर थी, जिसमें लिबरलिज्म या उदारवाद, दूसरा जो इसके अपोजिट थी, जो मेजर अपोजिट, तो वो थी समाजवादी, सोशलिज्म की थ्योरी, समाजवाद। और वो समाजवाद को हम जो ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी बांट सकते हैं, नेशंस के उसमें देख सकते हैं। ये समाजवादी जो ब्लॉक है लीड किया जा रहा था यूएसएसआर, जिसमें अगर हम देखें तो लेनिन से शुरुआत होती है, उसके बाद स्टालिन जो है आते हैं, उसके बाद ब्रेजनेव आते हैं। इस तरह के लोग, ये लोग लीड कर रहे हैं। उसके अलावा इस समाजवाद में चाइना भी आ जाता है बाद में, चाइना में माओ जैसे लीडर यूज कर रहे हैं। इधर जो उदारवाद है, इसमें अगर हम मेजर नाम दे तो रोनाल्ड रीगन का आता है, मार्गरेट थैचर का आता है। ये सारे लोग, रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और मार्गरेट थैचर बनती हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। तो इस तरह के लोग क्लियरली समाज को दो विचारधाराओं में बांट रहे हैं। एक अगर देखें तो इस विचारधारा को समाजवादी विचारधारा, क्योंकि बाकी सारी विचारधाराओं को क्रिटिसाइज करती है, तो उदारवादी विचारधारा जो है उस पर फोकस करते हैं। ज्यादातर थिंकर्स जो हमने पढ़े, उदारवादी थिंकर्स पढ़ते हैं। तो उदारवाद के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें वो चीजों को देखते हैं कि 80s तक आते आते एक बड़ी चीजें हो जाती। हमने जैसे जॉन रॉल्स को पढ़ा और रॉबर्ट नोजिक को। जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक के बाद कोई जो लिबरल थिंकर है इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता
कोई भी उदारवादी चिंतक इतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता। लेकिन रॉल्स का जो हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो भी किस पे फोकस करते हैं? इंडिविजुअल पे, क्योंकि उनका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है लिबरल आइडियाज को लेना। बाकी जो दूसरे प्रिंसिपल है वो भी इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल हो या दूसरा जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, दो के दोनों ही इंडिविजुअलिज्म को बहुत बढ़ाते हैं, व्यक्तिवाद पे फोकस करते हैं। अब ये व्यक्तिवाद जो है वो कोर आइडिया है जो उदारवाद का, और ये शुरुआत कहां से होता है? देख सकते हैं हॉब्स से, इसके बाद लॉक जो कि उदारवाद के जनक भी माने जाते हैं, तो लॉक, इसके बाद रूसो भी कह सकते हैं, ज्यादा फोकस उस पे करते हैं। बाद में टी.एच. ग्रीन या एडम स्मिथ, अगर हम देखें एडम स्मिथ या बाद के जो थिंकर हैं, उसके बाद टी.एच. ग्रीन जैसे थिंकर, ये थोड़ा सा अलग होते हैं। उदारवाद में जो कमियां रह जाती हैं उसको उजागर करते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा व्यक्ति पे फोकस कर दिया गया है, समुदाय को इसमें निगेट कर दिया गया है, समुदाय की स्थिति नगण्य मान ली गई है, समुदाय को ऐसा मान लिया गया है कि उसके बिना काम चल सकता है, और इंडिविजुअल ही राज्य का भी केंद्र होगा और समाज का भी, कि समाज को भी इंडिविजुअल के हितों की रक्षा करनी चाहिए, एज वेल एज राज्य को भी इंडिविजुअल के हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सारे आइडियाज 80s तक बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहे थे। एकेडमिक वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में हर आदमी को ये लग रहा था, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन 80s तक आते आते क्लियरली दोनों ही आइडियोलॉजीज में, सोच समाजवाद की आइडियोलॉजी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और इधर भी अगर हम देखें तो उदारवाद में, जिस उदारवाद में जो कहा जा रहा था कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी क्योंकि व्यक्ति रीजनेबल है, तार्किक है, तो उस तर्क के आधार पे वो अपने लिए ढूंढ लेगा और एक बेटर समाज बनेगा, एक बेटर सोसाइटी बनेगी, या एक ऐसा समाज बनेगा जहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, सब लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना खाएंगे, कमाएंगे और रह सकते हैं, और जिसको जितना कमाना है, जिसको जो चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन हम देखते हैं 80s तक पूरे दुनिया का जो समाज है, कुछ रिच कंट्रीज हो जाते हैं, कुछ पुअर कंट्रीज हैं। जो पुअर रिच कंट्रीज हैं 80s में, उनके पास सब कुछ है, वो डेवलपमेंट के अलग अलग मानक बना रहे हैं, चाहे वो स्पेस में जाने की बात हो, चाहे मेडिकल रिसर्च हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, कंप्यूटर हो, वो सारी चीजें बना रहे हैं और उनके यहाँ के लोग उसको यूज कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ वही जो उदारवादी प्रिंसिपल है, वही उदारवादी जो सिद्धांत है, दूसरे जो पुअर कंट्री वो भी अपना रहे हैं, चाहे वो इंडिया जैसी कंट्री को वो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे, इंडिया में तो फिर भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे कंट्री, वो लोग पूरी तरह से उदारवाद को लेते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में उदारवाद आ जाता है, उदारवाद को माना जाता है कि ये बेटर प्रिंसिपल है। लेकिन इसका रिपरकशन क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि वहां अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज में भुखमरी रहती है। इसके बाद मालनरिशमेंट है, जहां पे कुपोषण जिसको कहेंगे, लोगों के अंदर कुपोषण है, बच्चों में कुपोषण है। चाहे मोर्टेलिटी रेट देखें कि जो बच्चों का मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत जैसे कंट्री के अंदर भी कुपोषण बहुत ज्यादा है। अगर दुनिया में सबसे अधिक कुपोषण नंबर्स में देखते हैं तो भारत के अंदर हो जाता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और चाइना ने उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से डील किया है, तो कुपोषण सबसे अधिक भारत में हो जाता है। तो उदारवादी प्रिंसिपल को, क्योंकि अगर इंडियन, हम बाद में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में, कि 91 के बाद हमने भी पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, जिसको हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन 91 से अभी तक हम देखें तो इस उदारवाद ने कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाए हमारी सोसाइटी में। अभी भी कुपोषण है, मृत्यु दर अभी भी है, बहुत से लोग भूख से मर जा रहे हैं। तो ये चीज अफ्रीकन कंट्रीज में और भी ज्यादा हो रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी बेटर नहीं कर पा रहे। तो यहां से लोगों ने सोचना शुरू किया, इसमें तमाम सारे थिंकर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, वो सोचे कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है,